दोस्तों, एक समय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक पक्षी के लिए एक पंख पर उड़ना संभव नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा था कि महिलाओं के कल्याण के बिना विश्व की कल्याण की चर्चा नहीं की जा सकती है। और इसीलिए आज हम भारत की आधी आबादी की संपूर्ण विवेचना करने हेतु उपस्थित हैं। आज हम महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पहलुओं की विवेचना कर देश का एक संपूर्ण चित्रण जो है वह आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिस आधार पर हम यह जान पाएंगे कि आज जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में हमारे देश की महिलाओं की स्थिति क्या है, वो किस मुकाम पर खड़ी है, मानव सभ्यता के शुरुआत से लेकर वर्तमान तक के उनके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं और भविष्य में भारत जो है वह कैसा भारत जो है वह हमें देखने को मिलेगा। भविष्य के भारत में महिलाओं की स्थिति क्या होगी, आज हम तमाम पहलुओं का अध्ययन करेंगे और जानेंगे। तो बात करते हैं अगर हम विभिन्न आंकड़ों की, तो हम देखते हैं कि साक्षरता दर जहां पुरुषों में 82% थी, वहां 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार 65% महिलाएं साक्षर हुई है। वर्तमान में चूँकि अगली जनगणना अभी होनी शेष है, उनकी साक्षरता दर में व्यापक वृद्धि देखी जा सकती है। कार्यबल में भागीदारी हम देख पाते हैं कि महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी 21% तक कम है। और लैंगिक वेतन अंतराल, अर्थात जब एक पुरुष और एक महिला एक ही काम को करते हैं तो दोनों को दिए जाने वाला वेतन जो है वह भी 19% तक हम आंकड़ों के आधार पर देखते हैं कम है। उसके साथ हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी वृद्धि देखते हैं, जहां लोकसभा में हम देखते हैं कि 14% और राज्यसभा में 11% जो है वह महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें 1/3 आरक्षण प्राप्त है। वही न्यायपालिका में भी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वह 11%, तो वही उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में हम देखते हैं कि 29% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। महिला उद्यमियों की संख्या भी बढ़ी है, जहां हम देख पाते हैं कि 2020 तक 80 लाख जो है वो महिला उद्यमी जो है वह अपनी जो है वह उद्यमशीलता को देश को तरक्की के लिए योगदान दे रहे हैं। बात करें शिक्षा की, तो प्रारंभिक नामांकन दर भी व्यापक है, अर्थात 96% नामांकन जो है वह हम देख पाते हैं कि महिलाएं जो है वह कराती है, अर्थात बच्चियों का जो है वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए नामांकन अवश्य कराया जाता है। वित्तीय पहुंच में हम थोड़ा सा कमी देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार, जहां 37% महिलाओं के पास ही बैंक खाता था। हालांकि पुरुषों में 55% था, लेकिन आने वाले 10 वर्षों में सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों के अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यापक वित्तीय समावेशन होता है और विभिन्न योजनाएं जैसे मैया समान या फिर उन्हें वित्तीय सहयोग या फिर जनधन योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर खाते खोले जाते हैं और उनका जो है वह हम देख सकते हैं कि बैंकों तक पहुंच में एक व्यापक जो है वो वृद्धि देखी गई है। हिंसा में भी हम देख सकते हैं, आंकड़े बताते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 में 4 लाख मामले दर्ज करता है, तो वही 2005 में घरेलू हिंसा कानून और 2013 में निर्भया कानून आने के बाद इसमें हम लगातार देखते हैं कि कमी आई है, लेकिन फिर भी जो है वह चिंता का विषय है। तो इस प्रकार तमाम आंकड़े जो है वह कहीं ना कहीं हमें यह विवेचना करने पर मजबूर करते हैं, विवेचना करने हेतु प्रेरित करते हैं कि आखिर महिलाओं की स्थिति जो है वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या रहेगी और भारत को विकसित बनाने में 2047 के विजन को पूरा करने में हमें किस रोड मैप की आवश्यकता है और किन बिंदुओं पर हमें काम करने होंगे। अगर हम इतिहास में भी जाएं तो हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है वह समानतावादी जो व्यवस्था थी, जहां स्त्री के लिए अर्धांगिनी शब्द था, उनके लिए शक्ति था, पद था, प्रतिष्ठा था, प्रभाव, सब कुछ जो है वो महिलाओं को मिला हुआ था। मौर्य काल में भी हम देखते हैं महिलाओं ने राजनीतिक भागीदारी निभाई, यहाँ तक कि कुछ महिलाओं ने क्या है वेद मंत्रों की रचना की, पुस्तकों की रचना की। हम यह भी देखते हैं कि भारतीय समाज परंपरा और संस्कृति में महिला को देवी माना गया है और विभिन्न देवी की पूजा की जाती है। हर देव के साथ देवी का अस्तित्व देखा गया है। महिलाएं कवि के रूप में, महिलाएं विद्वान के रूप में विख्यात रही है।
मध्यकाल में हम देखते हैं कि जब इस्लामिक दौर आया तो वहाँ पे कई सामंतवादी व्यवस्थाएं जो है वह देखने को मिलती हैं, जहाँ पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसे कई सारी जो है वो समस्याएं देख सकती है। औपनिवेशिक काल में जब पूंजीवादी लक्षण अभिलिखित जब दिखाई देते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उनके लिए सामाजिक सुधार की मांग उठती है और साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन का भी दौर शुरू होता है। लेकिन 1947 के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा अपना संविधान बनता है, उनके लिए विधिक अधिकार, उनके लिए वोट के अधिकार, उनके लिए संवैधानिक अधिकार, उनके लिए कानूनी अधिकार, तमाम अधिकार जो हैं वह महिलाओं को प्रदान किए जाते हैं। 1970-80 का दशक महिलाओं के लिए एक व्यापक दौर रहा है, जहाँ महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए, लैंगिक समानता के लिए दहेज, हिंसा, शिक्षा, रोजगार हेतु व्यापक जो है वह आंदोलन किया और ये दौर जो है वह महिला अधिकारों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि राजनीतिक आरक्षण भी उन्हें प्राप्त हुआ है, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इतिहास में महिलाएं एक लंबे समय अंतराल तक संघर्षरत रही है अपने अधिकारों को लेकर, अपनी आवाज़ को लेकर, और उन्होंने अपनी योग्यता का, अपने शक्ति का समय समय पर जो है वो प्रदर्शन किया है। और आज हम देखते हैं कि तमाम क्षेत्र में जो है वो महिलाएं जो है वो आगे लगातार जो है वह कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। महिलाओं से संबंधित एक मुद्दा लैंगिक असमानता का है। अगर हम बात करें इसके कारणों की तो शिक्षा तक पहुंच जो है आज भी हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों में खासकर सीमित है। घरेलू जिम्मेदारियां जो है और बुनियादी ढांचा जो है, दोनों ही इनके रास्तों को रोकने के लिए जाने जाते हैं, जहां घरेलू जिम्मेदारियों के कारण वो शिक्षा तक पहुंच नहीं प्राप्त कर पाती। बुनियादी ढांचा नहीं होने के कारण जो है कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी स्कूल ना होने के कारण, कभी सड़क ना होने के कारण वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाती, शिक्षा तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि आज कनेक्टिविटी के दौर में जब 5G का ज़माना है, ये जो है मुश्किलें ये कहीं ना कहीं आसान हुई है। रोज़गार में भी हम देखते हैं नौकरी, अवसर, वेतन और पदोन्नति इत्यादि जो है वह सीमित ही हैं, इनके लिए व्यापक रास्ते अभी भी खुले नहीं हैं। स्वास्थ्य में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों में हालांकि कमी आई है। कमी इसलिए आई है क्योंकि हम देख पाते हैं कि प्रति 1 लाख महिलाओं में है मातृ मृत्यु दर 130 है, जो आज़ादी के दौर के आंकड़े से बेहद ही कम है, लेकिन फिर भी इस पर कार्य किया जाना शेष है। अगर हम बात करें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तो उनमें क्षमता है, उनमें नेतृत्व के गुण हैं, उनमें निर्णय की क्षमता है, लेकिन फिर भी जो है आंकड़े निराशाजनक है। उन्हें प्रतिनिधित्व हेतु जो है वह संघर्ष करना पड़ता है, समाज में उनकी स्वीकार्यता थोड़ी कम है। हिंसा इत्यादि में भी बढ़ोतरी देखा जा सकता है, जहां कई प्रकार की घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, बलात्कार इत्यादि के मामले जो है वह समय समय पर अखबारों में आते रहते हैं। यह भी लैंगिक असमानता हेतु एक व्यापक कारण रहा है। दहेज, शोषण और वित्तीय बोझ भी एक कारण है, जहां परिवार को दहेज देना पड़ता है, दहेज न देने पर हिंसा होती है, शोषण होता है, और तो और उनके परिवार को वित्तीय बोझ जो है वह वित्तीय बोझ के तले दबे होते हैं, जिसके कारण भी लैंगिक असमानता देखी जा सकती है। और तो और लिंग रूढ़िवादिता, अर्थात महिलाओं को घर के काम देखने के लिए ही जाना जाता है। उन्हें कहा जाता है कि वो घर तक ही सीमित रहें, बेटे को वरीयता दी जाती है, और इसी वरीयता के कारण कई बार हम देखते हैं कि भ्रूण हत्या इत्यादि की भी खबरें जो है वह अखबारों में आती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और भेदभाव इत्यादि बढ़ जाता है। समाज भी जो है वह कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए व्यक्तिगत सपना संजोने के अधिकार को न देखते हुए उनके लिए पारिवारिक जिम्मेदारी के अधिकार को देखना ज़्यादा अच्छा समझता है। हालांकि अगर हम कारण के साथ साथ देखें कि अगर हम इसे राजनीतिक नेतृत्व से जोड़े तो हम देखते हैं कि अगर राजनीतिक नेतृत्व इन्हें मिलता है, जैसे अगर हम लोकसभा और राज्यसभा में देखें तो हाल में ये आंकड़ा 23% और 22% के प्रतिनिधित्व तक जो है वो बढ़ चुका है। पंचायती राज में भी आरक्षण 1/3 है,
लेकिन उनका अपना वोट बैंक नहीं है, उनकी अपनी राजनीतिक दल नहीं है। और तो और जो है महिला राजनेताओं के रूप में रोल मॉडल तो है हमारे पास, जैसे सुषमा स्वराज है, इंदिरा गांधी है, तमाम नेताएं हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है, जो राष्ट्रपति तक बनी है, अभी वर्तमान की महामहिम द्रौपदी मुर्मू। लेकिन फिर भी जो है समाज में उनके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व हेतु संघर्ष जो है वह व्यापक देखे जा सकते हैं, जिसके कारण भी लैंगिक असमानता व्यापक रूप से बढ़ जाती है। वित्तीय समावेशन में अभी भी कहीं ना कहीं वो पीछे है, वो आर्थिक रूप से क्या है वह संपन्न नहीं है। तो यही कारण है कि असमानता जो हम व्यापक रूप से देख सकते हैं। लेकिन हाल में इसमें व्यापक कमी आई है। तकनीक, नवाचार, प्रगति, उद्यमशीलता और तमाम प्रगति के कारण, आर्थिक मजबूती के कारण इसमें व्यापक कमी आई है। बात अगर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की करें तो